बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, जजेस के बीच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के बीच जो आइन की सुपरमेसी की जंग है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। वो मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं। एक अहम समात जो 27 जनवरी को होनी है, जिसमें तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया था एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को। उसकी समात 6 रुकनी बेंच के पास लगी। जस्टिस जमाल मंदोखेर उस बेंच की सुनवाई कर रहे हैं। उसकी समात दिन 1 बजे 27 जनवरी को होनी है, लेकिन उससे कबल जस्टिस मंसूर शाह ने एक आम खत लिख दिया है और उस खत में उन्होंने इतराज़ात उठाए हैं दो मज़ज जजेस की बेंच शमूलियत पर। जस्टिस मंसूर शाह उस कमेटी में भी शामिल थे जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी थी। इतराज़ात क्या उठाए गए और क्या उनके इतराज़ात जो उठाए गए वो वैलिड हैं? फिर अगर इतराज़ात उठाए गए तो जस्टिस मंसूर शाह उस कमेटी का हिस्सा बने मेंबर बने, तो फिर उन्होंने वो इतराज़ात सिर्फ 2 जजेस पर क्यों उठाए? फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि एक चलते केस में बेंच बन सकता है? इस पर हम बात करेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या है, इसके पीछे क्या है, और जस्टिस जमाल मंदोखेर को ये क्यों कहना पड़ा कि मैंने अपने तय नेक नीति के साथ कोशिश की थी लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका। इस पर बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे सलमान अकरम राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल है, आज वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए अडियाला जेल जा रहे हैं। अडियाला क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे कहानी क्या है? क्या छुट्टी वाले दिन जब अडियाला में खान साहब पर कोई उनसे मिलने के लिए नहीं जाता तो जेल के दरवाजे क्यों खोल दिए गए सलमान अकरम राजा साहब पर? वो क्या पैगाम लेकर जा रहे हैं और क्या खान साहब से डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं? मेरे जो सोर्स है, मेरे ज़राए हैं, उन्होंने जो मुझे बताया उस हवाले से मैं आपको आगाह करेंगे कि उस हवाले से क्या खबर है। तो सबसे पहले आते हैं जस्टिस मंसूर शाह के उस खत पर। नाज़रीन, आपको पता है कि यहाँ पर तौहीन अदालत का एक केस, ये जो आइन की सुपरमेसी की जंग है, ये जस्टिस मंसूर शाह की या जस्टिस यहिया अफरीदी के बीच में अपने ज़ाती अनात की जंग नहीं है। जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस यहिया अफरीदी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके बीच में ये ज़ाती अनात की जंग नहीं है, उनकी कोई चपकलिश नहीं है, उनकी मुखासमत नहीं है। ये जंग है आइन की सुपरमेसी की जंग, ये जंग है आइन की सरबलंदी की जंग। 26वीं आइनी तरमीम लाने के बाद जिस तरह आइन का तिया पाचा किया गया, जिस तरह अदलिया को बाज़ीचा इत्तफाल बनाया गया, गो अदलिया काजी मुनीर जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे पहले स्याह रोज जज गुजरे हैं, उन्होंने इस अदलिया को ताकतवरों की बांदी बनाकर रखा था। इसको ओजे सरैया पर लेकर गए माजी के काजी फाइज ईसा। ये बाज़ाहिर तो ये कहते थे कि मैं आइन का फिरेरा मेरे हाथ में है, जमहूरियत का फिरेरा मेरे हाथ में है। ये आइन लहरा कर कभी असम्बली में बात करते थे, कभी मुख्तलिफ सेमिनार में बात करते थे, कभी किसी और जगह जाकर बात किया करते थे, लेकिन उन्होंने अमलन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दफन किया है। उन्होंने अमलन तौर पर आइन को बूटू के तले रौंदा दिया गया। उनके साथ मिलकर उन्होंने हर वो काम उसकी तौसीक की, अदलिया को बाज़ीचा इत्तफाल बनाने में, अदलिया को एक कठपुतली बनाने में। और रही सही कसर चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब जब उन्होंने हल्फ उठाया तो एक उम्मीद थी कि वो आएंगे तो आइन का वक़ार जो मजरू हुआ है, आइन की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो बेवकूफ़ हुई है, ताकतवरों ने उसे अपनी बांदी बनाकर रख दिया है, वो उसका वक़ार वापस लेने की कोशिश करेंगे। उसकी जो बेवकूफ़ किया गया उसकी वक़्त बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्या कि यहाँ पर आइनी बेंच बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इख्तियारात की तकसीम का जो मामला था बेंचेस के बीच में, वो मामला शिद्दत से बढ़ गया। जजेस तकसीम दर तकसीम होते गए और आज मामलात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि खुली जंग लड़ी जा रही है। एक तरफ तो वो जजेस हैं जो चाहते हैं कि आइन की सुपरमेसी हो, एक तरफ वो जजेस हैं जो चाहते हैं कि ठीक है जी, वक्त जिस तरह चल रहा है चलता जाए, क्योंकि हम मराहत ले रहे हैं, हम पाकिस्तानियों की जो खून पसीने की कमाई है उससे जो हमें भारी भर तनख्वाहें दे रहे हैं, हम उसी में एंजॉय कर रहे हैं, प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं।
जस्टिस यही अफरीदी साहब प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं, वीवीआईपी प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। हड्डियों, ये कौम हड्डियों का गोदा तक कशीद करके उन्हें तनख्वाह दे रही है, लेकिन नहीं, वो सिर्फ आइन की सरबंदी से उन्हें क्या गर्ज है? उनसे उनके साथ दीगर जजेस जो छह आइनी बेंच बना था, उन्हें उसकी सरबंदी से क्या गर्ज है? नहीं, वो सिर्फ स्टेटस को के हामी है। तो नाज़रीन, मामला था जो जस्टिस एडिशनल रजिस्ट्रार जस्टिस नज़र अब्बास के ख़त वाला मामला था, उस पर यह केस जो है जिसकी तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही थी, और चलते केस के बीच में ही जब इसकी अदालत की कार्रवाई हुई तो एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास साहब ने एक दरख्वास्त, एक पटिशन दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इसकी कार्रवाई रोकी जाए, हुक्म इम्तरा जारी किया जाए। इस पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में जस्टिस मंसूर शाह भी शामिल हुए, आइनी बेंच भी, आइनी कमेटी के मेंबरान भी शामिल हुए। इस इजलास में रेगुलर बेंचेस की कमेटी के मेंबरान भी शामिल हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत। जस्टिस मंसूर शाह इजलास में शामिल हुए। शामिल होने के बाद उन्होंने वहाँ पर इतराज़ात उठाए। अब इतराज़ात क्या है जी? इतराज़ात ये हैं कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल मंदोखेल, चूँकि वो आइनी कमेटी के जो उसका प्रैक्टिस प्रोसीजर आइनी बेंच का जो प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी है उसके मेंबर हैं, इनको बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए। जस्टिस मंसूर शाह ने 4 रुकनी बेंच की हमायत की। अगर 4 रुकनी बेंच की जस्टिस मंसूर शाह ने हमायत की तो इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जस्टिस मंसूर शाह इस बात की हमायत कर रहे हैं, तो सीख कर रहे हैं कि एक नई चीज़ से चलते हुए एक नई रवायत कायम की जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कि एक केस जो कोर्ट के अंदर चल रहा है उस पर एक नया बेंच बढ़ा दिया जाए। मतलब ये कैसे हो सकता है? जस्टिस मंसूर शाह ने जो खत लिखा है उसमें उन्होंने ये कहा, इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर इतराज़ जो बनाया गया 6 रुकनी बेंच, उन्होंने खत लिखा जी जजेस कमेटी को, जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर इतराज़, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इतराज़ उठाया गया, आइनी कमेटी का हिस्सा है, ये नहीं बन सकते बेंच का हिस्सा। आइनी कमेटी ने ही हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगाया। ये चलें, ये तो क्वेश्चन उनका वैलिड है कि आइनी कमेटी का जो बेंच था उसके जो मेंबरान थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी जो बनाई गई थी, उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन उसके सरबराह हैं। उन्होंने ये केस अपने, ये तो बात दुरुस्त है, लेकिन जस्टिस मंसूर शाह साहब, आप 4 रुकनी बेंच की हमायत भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ आप 4 रुकनी बेंच की हमायत कर रहे हो, दूसरी तरफ इन पर इतराज़ात भी उठा रहे हैं, और ये आप ये कह रहे हैं कि ये ना हो तो फिर 4 रुकनी बेंच ही हो जाए, मतलब एक नई रवायत कायम की जाए। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। जी जस्टिस मंसूर शाह कह रहे हैं मैं 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि 4 रुकनी बेंच काफ़ी होगा। जब बेंच बना तो उसमें 6 जज शामिल थे। वो कह रहे हैं कि मैंने 5 रुकनी बेंच के लिए कहा था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यही अफरीदी ने कहा जी कि इसके लिए 4 रुकनी बेंच काफ़ी है, लेकिन जब बेंच बना तो वो 6 रुकनी बेंच था। लेकिन मेरा इतराज़ ये है कि आप जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल मंदोखेल को इसमें शामिल ना करें। तो जस्टिस मंसूर शाह साहब, अगर जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को इस बेंच में शामिल ना किया जाए तो जो आप नई रवायत डाल रहे हैं, नई जो बात कर रहे हैं कि 4 रुकनी बेंच वाली, तो ये मामला फिर अगर आप उसकी हमायत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कोर्ट में केस चल रहा है तो उस पर नया इंट्रा कोर्ट अपील होती है तो नया बेंच बनाया जा सकता है। आप ये नहीं बात कर रहे हैं। आइन इसकी गुंजाइश नहीं देता, आइन और कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल इस बात की इजाज़त नहीं देते। तो आप फिर एक गैर आइनी काम, एक गैर कानूनी काम के लिए रजामंद क्यों है? आपका ये सवाल दुरुस्त है कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को बिठाया जाए, ये तो नामुमकिन है ना। आपका ये बात दुरुस्त है कि जो कमेटी के मेंबरान हैं आइनी बेंच के, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, वो उसमें शामिल ना हो, ये बात तो दुरुस्त है आपकी। लेकिन दूसरी तरफ जो आप आइन की
جو اس بات کی حمایت کر رہے ہیں، جو اس بات کی توثیق کر رہے ہیں، جو اس بات کے آپ وہاں پر اپنا ان پٹ دیتے ہیں کہ 4 رکنی 5 رکنی بینچ بنے، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہے۔ یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ اس کی حمایت اور اس کی توثیق اس کے لیے کیسے کہہ رہے ہیں۔ تو ناظرین، جسٹس جمال مندوخیل جب یہ ججز کے بیچ لڑائی شدت اختیار کر گئی تو جسٹس جمال مندوخیل کو ایک ٹاسک ملا نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور دیگر ججز کے ساتھ مل کر کہ میں بیچ میں سے کوئی راستہ نکالتا ہوں۔ کوشش تو انہوں نے کی، لیکن یہ معاملہ کہیں جو ہے نا وہ حل نہیں ہوا۔ معاملات الجھنے کے بجائے مزید سلجھ کے معاملات گتھیاں سلجھنے کے بجائے مزید الجھ گئی، مزید معاملات گمبھیر ہو گئے، جس پر انہیں جسٹس جمال مندوخیل نے یہ کہا کہ میں نے اپنے تئیں کوشش کی تھی پوری نیک نیتی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، لیکن میں اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سابق چیف جسٹس جو ماضی کے قاضی ہے ان کے ساتھ وہ کھڑے بھی رہے، جسٹس جمال مندوخیل، قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور شاہ کے بیچ میں بھی انہوں نے دوریاں جو پیدا ہوئی تھی، تلخیاں پیدا ہوئی تھی، انہیں کم کرنے کی کوشش کی تھی اور ایک صلح جو کا کردار ادا کیا تھا، لیکن اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے، اور اب کی بار بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے، جس کی بنا پر انہیں کہنا پڑا کہ مجھے کامیابی نہیں ملی۔ تو ناظرین، میں آتا ہوں اپنی آخری اس خبر کی طرف کہ سلمان اکبر راجہ جو آج عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، چھٹی والے دن جیل کے دروازے کھلے ہیں۔ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ حکومت پاکستان اب شدید دباؤ بڑھ رہا ہے پاکستان پر، بین الاقوامی دباؤ، اور ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے بعد آج جو دباؤ بڑھا ہے، آج نہیں دباؤ بڑھا ہے، جو حکومت پاکستان جو فارم 47 کی لاسٹک شدہ شلواریں پہنے یہ حکومت پاکستان کھڑی ہے، یہ دباؤ برداشت کرنے کے سکت نہیں رکھتی، نہ ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ دباؤ برداشت کرنے کے سکت رکھتی ہے۔ انہوں نے دروازے کھولے، جی جائیں سلمان اکبر راجہ صاحب، آپ عمران خان صاحب سے جا کر ملاقات کریں اور انہیں بتائیں جی کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں جی، جو آپ 26 نومبر اور 9 مئی کے والے سے بات کر رہے ہیں، آپ مذاکرات کی میز پر آئے۔ یہ حکومت پاکستان کہہ رہی ہے، ایک میسیج دے کر انہیں بھیجا گیا ہے سلمان اکبر راجہ صاحب کو، لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا ہے، ان تک یہ خبر پہنچی ہے کہ جس کمیشن کی بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ حکومت کمیشن بنا دے گی، لیکن اس کا سربراہ کون بنائے گی؟ اس کا سربراہ جسٹس عبدالشکور پراچا کی طرح، جسٹس فقیر محمد کھوکھر کی طرح کوئی سربراہ بنا دے گی۔ جو آپ کے معاملات ہیں، جو اس کی فیکٹ اینڈ فائنڈنگ اور تحقیق کر کے معاملے تک پہنچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، وہ وہی کچھ کرے گا جو انہیں اپنا ادارہ کہے گا، کیونکہ یہ لوگ اس طرح کے لوگ ادارے کا اثاثہ ہوتے ہیں نا، جیسے جسٹس فقیر محمد کھوکھر بھی ادارے کا اثاثہ ہے، جسٹس عبدالشکور پراچا بھی ادارے کا اثاثہ ہے، جسٹس خلیل الرحمان رمدے بھی ادارے کا اثاثہ ہے، اس طرح بہت سارے لوگ جو ریٹائرڈ ججز ہیں وہ ادارے کا اثاثہ ہے نا۔ اور اب تو ادارہ ہزار نے کئی اپنے اثاثے تھوک کے حساب سے ججز بھرتی کرنا شروع کر دیے، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بھرتی کیے گئے، ایڈیشنل ججز تعینات کیے گئے۔ ادارہ اپنے اثاثوں کو بچا کر رکھتا ہے نا، اس لیے اچھا وہ آگے بھی اس لیے لاتا ہے کہ جب کوئی کسی طرف سے پریشر آئے تو پھر انہیں کے بنا کر، انہیں کو ججز کمیٹی میں شامل کر کے اگر کوئی کمیشن بنتا ہے تو اسی میں شامل کر کے ان لوگوں سے کام لیا جاتا ہے۔ تو خان صاحب نے جو کہا نا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اعلیٰ سربراہ 3 ججز سینئر 3 اور ہائی کورٹ کے 3 سینئر 3 ججز پر کمیشن بنایا جائے، وہ اس کے پیچھے یہی کہانی ہے۔ لیکن سلمان اکبر راجہ صاحب آج گئے ہیں انہیں قائل کرنے کے لیے، وہ وکیل ہے سلمان اکبر راجہ صاحب، اپنے دلائل سے انہیں کوشش کریں گے وہ قائل کریں، لیکن دوسری طرف خان صاحب بیٹھے ہوئے جو کہتے ہیں کہ میں کسی صورت کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی تھا۔ یہ چینل آپ کا اپنا چینل، اسے سبسکرائب بھی کیجیے گا، ٹیلی کا بٹن بھی دبائیے گا۔ میں آپ کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، اس التماس کے ساتھ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔